हो गए थे मुगल्स के वर्ड एसोसिएशन अपनों ने पूरे कर लिए थे 7th के दैट दीज आर डन। और जैसे ही मैं उसमें नेटवर्क में आते हैं इसको यूट्यूब पर डाल भी देंगे जल्दी से। हाँ जी, उसके बाद में अपने मुगल्स की आगे की कहानी को करते हैं जिसमें मोस्टली साउथ की चीजों के वर्ड एसोसिएशन है। ठीक है, एक कहानी है पांड्यन किंग की। अब ये पांड्यन डायनेस्टी कब थी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अपनी क्रोनोलॉजी में कहीं ना कहीं पीछे जरूर आ चुकी है। जस्ट रफली अगर आपको 2 सेंचुरीज पता होती है ना किसी भी डायनेस्टी की तो आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन एलिमिनेट कर जाओगे। इसका एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था श्री वल्लभा। ये नाम याद रखना जरूरी है, डायरेक्टली मैच करवा सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है। इसने श्रीलंका को इन्वेड किया था, ठीक है, और वहां के किंग सेनावन को हराया था। ठीक है, और बुद्धा का एक स्टेचू लेके आ गया था, सेनावन को हराया था। ठीक है, तो बस ये एक नाम है। और अगर पांड्यन की तुम्हें डायनेस्टी पता है तो वर्ड एसोसिएशन में काम आएगा। ठीक है, फिर है राजेंद्र वन जो राजा का बेटा था, चोला डायनेस्टी। ठीक है, गजनी इसका कंटेम्पररी था, महमूद ऑफ गजनी था ना जो आक्रमण करने आया था, जिसका वेसल था ये मोहम्मद गौरी। ये महमूद ऑफ गजनी का ही वेसल था, मतलब उसका सर्वेंट टाइप। और मोहम्मद गौरी का सर्वेंट था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, तो ये दोनों कंटेम्पररी थे। इसने एक शिवा टेम्पल बनाया था, राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो उसमें इसने 3-4 चीजें हैं जो इधर उधर से मतलब वो जीत के लाया था अपने उसमें। चालुक्य से सन पेडेस्टल, ये आपकी 7th की है। हाँ सारे लिखना है ये सन पेडेस्टल, ये एक बार पूछे गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है ना। एनसीईआरटी में तो बहुत अजीब अजीब सी चीजें पूछी गई हैं। भैरव और भैरवी की मूर्ति थी, भैरवी मूर्ति ये थी कलिंगा उड़ीसा से। पता है बात क्या है, इस तरह से आ जाएगा, ये पैराग्राफ दे देंगे इधर वाला। चालुक्य से सन पेडेस्टल, भैरवी, कलिंगा, ये सब, काली स्टैचू फ्रॉम बंगाल, इस रूलर का नाम बताओ, है ना। तो पूरा अच्छे से देख लेंगे ना तो दिमाग में रहेगा, काली फ्रॉम पाला, रूलर ऑफ बंगाल। ठीक है, और दूसरा इनको पढ़ने का फायदा क्या है, जैसे सन का रिलेशन चालुक्य से कहीं ना कहीं अपने काम आ सकता है, भैरवी और भैरव का रिलेशन कलिंगा उड़ीसा से अपने कहीं ना कहीं काम आ सकता है, काली का बंगाल से। तो मतलब कुछ भी माइथोलॉजिकल क्रिएचर और कुछ किसी भी प्रकार की डीटीज की कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने एरिया तो साइन कर सकते हैं ना, जब अपने को ये वाली इन्फॉर्मेशन पता होगी तो। समझ रहे हो, जैसे ये याद रखने की जरूरत नहीं थी अलेक्जेंडर टॉप की बुक का नाम क्या है, पर वो भिल्सा टॉप बुक का नाम याद था तो इससे पता चल गया ना कि भिल्सा एशियन मध्य प्रदेश में रहा होगा। समझ गया। तो इस तरह से अपने डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस प्रकार की है मैं छोड़ नहीं रहा हूं उसमें से। ठीक है, ठीक है। और शाहजहां ने अपनी कैपिटल आगरा भी बनाई थी, ऑफ कोर्स यू ऑल नो इट बिकॉज आगरा में भी लाल किला है ना। और उसके बाद में आगे आ जाओ, टू पिलर आर्क इंटरसेक्टिंग आउट ऑफ। ठीक है, आपकी ये क्या कहते हैं विजयनगर अंपायर की बात करते हैं हमने, विजयनगर। अच्छा, ये मैं स्टोरी तो उसमें पूरी बताऊंगा रिवीजन में जब इसमें वर्ड एसोसिएशन करने हैं। विजयनगर लगभग मुझे जहां तक याद है 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी के बीच का एम्पायर है। ठीक, 1300 समथिंग से लेके 1500 समथिंग तक था। और मतलब 4 डायनेस्टीज थी विजयनगर एम्पायर में। मेन तो शायद सबसे पहली थी अराकीमेडू, नहीं सबसे पहले सुलवा। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सुलवा तुलवा संगम सबसे पहली थी क्या? अरे कराईकेमेडू थी यार, इनका क्रम देख लेना। और एक शायद संगम थी, संगम ही नाम था ना, संगम। ये 4 डायनेस्टीज हुई थी विजयनगर में। वो जो कृष्ण देव राय तुम पढ़ते हो तुलवा डायनेस्टी का था, इसमें नहीं लिखा हुआ वो तो, चलो मैं देख के ही बता देता हूँ यार। हरी मेरे को लगता है संगम सबसे पहली थी। विजयनगर 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 विजयनगर, यस विजयनगर में
मैंने लिखा ही नहीं है यार, मतलब ये मेरे को कभी याद हुआ करती थी इसलिए लिखा ही नहीं इसमें। तो ये देख लेना ना यार, मेरे हिसाब से संगम सबसे पहली थी, फिर सुलवा थी, फिर तुलवा थी, और फिर अराइकी मेडू, ये जो नाम है अजीब सा ये था। गूगल कर लो अदरवाइज, नॉट ए बिग डील। संगम सबसे पहले संगम ही है, ठीक है ठीक है। फिर तुलुआ, फिर तुलुआ आई थी। पहले संगम, फिर सुलवा, फिर तुलवा होगी। संगम, सुलुआ, तुलुआ, फिर अरावियदू जो भी नाम है, ये संगम सबसे पहली थे, इसी के थे हरिहर और बुक्का। एनीवे, इसका मैं आर्किटेक्चर का एक बता रहा था। ये हाई सीलिंग रूफ बनाते थे, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर सीलिंग होती थी, और ऐसे क्रॉस में, जैसे आप कभी दिलवाड़ा के जैन मंदिर देखोगे ना माउंट आबू में जाके, तो उनमें आपको दिखेगा कि ऐसे क्रॉस में ऊपर से पिलर्स लगे हुए हैं छत के ऊपर, हाई सीलिंग रूफ में क्रॉस पिलर रूफ, क्रॉस सीलिंग रूफ, जो भी नाम ले लो इसको, ठीक है। आर्क्स होती थी, इंटरसेक्ट करती थी वो छत के ऊपर। फतेहपुर सीकरी में भी सेम चीज यूज की गई है, और ये बोरो की गई है ईरान से, ये वाली चीज है ना। और ईरान का वैसे नाम अगर खुरासेन आ जाए, खुरासेन, तो भी समझ लेना ये मॉडर्न डे ईरान का नाम है। खुरासन, खुरासेन, जो भी लिखा हुआ जाए, ठीक है। फिर है वर्ड एसोसिएशन, राज राजा वन, जो राजेंद्र का बाप था, राज राजा वन। राज राजा ने राजेश्वरम टेम्पल बनाया था ना। राजेश्वर टेम्पल का आर्किटेक्चर का नाम लिखा हुआ है आपके इसमें, शॉर्ट फॉर्म लिख लो KRP, पूरा नाम तो है कुजारा मल्लनन राजा राजा पेरुंथु चलनन, पता नहीं क्या है, KRP लिख लो बस, बहुत ज्यादा लंबा नाम है। ये आर्किटेक्ट था राज राजेश्वर टेम्पल का, ठीक है। फिर है वर्ड एसोसिएशन, व्हाट वर सलियाज, क्या थे भाई, दे वर वीवर्स, ठीक है। काय को उपकर, हाँ वही सेम ही चीज। स्वामी मल्लाई, दीज वर स्कल्पचरर, जो बनाते होते हैं ना स्थापतीज, जो स्कल्पचर वगैरह बनाते होते हैं, वो लोग थे मलाई, स्वामी मल्लाई। ये मैंने आपको बता ही दिया था। मणिग्राम, नाना देसी एंड गिल्ड्स, ये एक ही नाम है, तीनों किस चीज के हैं तीनों नाम? हाँ, ये ट्रेड से, मर्चेंट से, इन सब चीजों से रिलेटेड है। देखो मोस्टली नाम तो मैंने बता ही दिया, अगर नहीं समझ में आए, जो एनसीईआरटी से बाहर है और इन सब चीजों से बाहर है, तो उनके दो ही उत्तर है, इधर लैंड रेवेन्यू और नाना देसी, इधर लैंड रेवेन्यू और ट्रेड। लैंड रेवेन्यू का मतलब वो टैक्स हो सकते हैं ना, मतलब लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ट्रेड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उत्तर वही होंगे। या तो आपके एनसीईआरटी से होंगे, या उत्तर ये होगा। जैसे मारवाड़ी आपको सबको पता है ट्रेडर उठते थे, वैसे ही मारवाड़ी की तरह एक कम्युनिटी थी साउथ में, चेतिहास, ठीक है। दे वर ऑल्सो ट्रेडर्स। सही बात है, बुक की बजाय ये व्हाइट पेज सही है ना, इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है। फिर वो एक ट्रेवलर का नाम है, पर ये जीन बैप्टाइज ट्रेवनियर, जैसे 17th सेंचुरी का ट्रेवलर है जीन बैप्टाइज ट्रेवनियर। आपके 2018 की प्री का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायमंड मर्चेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इससे मेरा काम बन गया। मतलब आपको नोट्स अच्छे से याद होने ही चाहिए, सीधा सीधा 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डायमंड मर्चेंट, और 4 नाम दिए हुए थे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाओगे। जीन बैप्टाइज ट्रेवनियर, 17th सेंचुरी, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में गिना गया था उस वक्त।
जबकि आपके 7वीं और 12वीं क्लास दोनों में दिया हुआ है इसका नाम। ठीक है, इसकी हॉर्स मर्चेंट भी था भाई, डायमंड प्लस हॉर्स दोनों। वैसे भी सिंपल सी बात है, दुनिया का सबसे महंगा जानवर ही देश का घोड़ा होता है, और महंगे कमोडिटी डायमंड है। ये विजयनगर है, हैं? विजयनगर आया था ना? हाँ बिल्कुल आया था। ये नहीं आया था ये नहीं आया मार्को था। पोलो और वो सब नहीं, मार्को पोलो भी नहीं आया था। अब्दुल रजाक समरकंदी आया था, हाँ, निकोलस कॉन्टी आया था शायद, निकोलस डी कॉन्टी। वो भी पुर्तगाल वाला बारकोसा भी आया। हाँ, ड्यूरेट बारबोसा भी आया था। इनके लिखवा दूंगा ना मैं, ट्रैवलर्स अपने पास है ना, ट्रैवलर मैं बता ही देता हूँ उनका, साथ में लिख लेंगे। मैं मतलब पहले नहीं लिखाना चाहता ट्रैवलर्स, वो उसमें है क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी से लिखेंगे उनको, ट्रैवलर्स को। ट्रैवलर है अपने पास, इनसे बाहर तो कभी जाएगा ही नहीं ट्रैवलर। जो मैंने लिख ली थी क्रोनोलॉजी उनकी आ गई, बुद्धा की आ गई, ट्रैवलर की आ गई, अल बरूनी सबसे पहले, मार्को पोलो, फिर इब्ने बतूता, फिर समरकंदी, फिर निकितिन, दुरेत बारबोसा, सैयद अल रसीद, मोंसरेट, वोलबाल्की, पीटर मुंड्री, ट्रेवनियर और बर्नियर। ये आपके 10वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, अबे देशों के कर्मा पहला चक्के ना लीजिए, पहले मैं ही बताऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है, सेलियार और काई कोकोलार्स ये वीवर्स थे, काई कोलार्स और सेलियार्स देवर वीवर्स। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। क्लियरली लिखा हुआ है कि हम्पी जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन के नजदीक था। मैंने आपको पहले दिन जब बताया था, क्या बताया था, नदियां याद रखनी है आसपास अगर लिखी हुई है तो कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में हम्पी था। ये आपके 2019 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अगर ये सिर्फ ये एक पता है ना कि हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा में है, तो वहां पे रिवर दूसरी दी हुई थी, इसको एलिमिनेट करते हैं आंसर बन जाएगा। ठीक है, विजयनगर अंपायर का वो था, मेन था। डोमिनिको पीज आया था इसको विजिट करने, डोमिनिको पीज, PAES, 16th सेंचुरी से पोर्चुगीज था ये। अच्छा, अपने GS1 ही कर रहे हैं तो तुम्हें मतलब वॉर के ऊपर एक क्वेश्चन है ना आएगा इस बार, मतलब वो कंटेम्पररी टाइम को इससे मैच करवाएंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इसको वर्ल्ड वॉर के कोई इवेंट से या कुछ भी चीजों से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जरूर रिलेट करवाएंगे वो। मतलब इतना बड़ा इवेंट नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा, चाहे एथिक्स के पेपर में हो चाहे पेपर 1 में हो, 100% यूज होगा। मतलब इतना बड़ा इवेंट आज तक यूपीएससी ने कोई सा ही नहीं छोड़ा है। जब 1 सन 1 ग्रिड आया था तब भी इन्होंने पूछ लिया, अपने यूएन में कमिटमेंट आए थे तब भी इन्होंने पूछ लिए। बड़ा क्वेश्चन कभी यूपीएससी ने नहीं छोड़ा है, तो उसको तैयार करना ही करना है। जीएसटी आया तो पूछ लिया इन्होंने, इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन वाला आया था तब पूछ लिया था, फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड आया तो वो पूछ लिया, साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्होंने पूछ लिया। कोई बड़ा टॉपिक कभी यूपीएससी नहीं छोड़ती है। हालांकि वो हम सारे सेपरेट कर लेंगे, बट स्टिल मुझे जैसे कल मैं देख रहा था तो मेरे को याद दिमाग में आया। तो ऐसी चीजों के लिए ना पता है क्या करना चाहिए, जैसे ये आपकी कॉपी है, तुम पता है फिर भूल जाओगे कि मैंने ये कौन सी चीजें बताई थी, मुझे लगता नहीं सबको याद है। ऐसे एक लाइन मारो और सिर्फ यहाँ लिखा करो, व्हाइट पेजेस हैं, सिर्फ इतनी इतनी जगह में लिखा करो। ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, ये यहाँ लिखते जाया करो। अब ये सोचोगे कि बाकी बचे हुए पेज का क्या करेंगे, इस बाकी बचे हुए पेज पे इसमें से जब तुम तीसरी चौथी रीडिंग लिखोगे ना, मतलब तीसरी चौथी रीडिंग जैसे तरीका बताऊंगा कि कैसे करनी है, उसके जो कीवर्ड होंगे वो सिर्फ लिख देना, कीवर्ड ऑफ दिस पेज। ठीक है, आया समझ? कोई अपडेट है, कीवर्ड भी ज्यादा नहीं होंगे, यहां तक खत्म हो जाएंगे पूरे पेज के कीवर्ड। उनको हाईलाइट भी कर सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर? तो इस तरह से रखा करो ताकि जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ लिख दो, और लास्ट में चेक करो कि इनमें से कौन कौन सी कवर हो गई है नहीं हुई है। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि जो दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में एक्स्ट्रा चीज आती है ना,
वही पेपर में आ जाती है, और फिर मैं बोली होती है कि बाद में बताऊंगा, बट आप लोगों की लिखी नहीं होती तो आप रिमाइंड भी नहीं करवाते हो, और मेरे को कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में पता होती है तो ठीक हो जाती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी भी ठीक हुई होगी। समझ रहे हो? तो ये छूटना नहीं चाहिए, और दोनों के दोनों अभी भी व्हाइट पेज यूज नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद में मूर वर्ड है एक, MOOR मूर, दीज वर मुस्लिम मर्चेंट्स। हाँ एक ही बात है। चेतीज तो बता ही दिया था आपको, चेतियार, चेतीज। फिर एक वर्ड एसोसिएशन लिखिए, एम्परर, एम्पोरियम, सॉरी, एम्पोरियम इज व्हाट? हाँ, मंडी टाइप कह सकते हो। हाँ, एम्पोरियम। ये वेयर हाउस टाइप था, स्टोरेज, बाहर से चीजें लाके, डाइवर्स प्रोडक्शन की जो चीजें थी, एक तरीके का मतलब होता ना कि सुपरमार्केट, वो था ये। फैक्टर किनको कहते थे 18th सेंचुरी में? ऑफिशियल मर्चेंट्स। इंग्लिश मर्चेंट्स नहीं, इंग्लिश मर्चेंट्स तो कोई भी हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल मर्चेंट्स को अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से काम करने के लिए। फैक्टर्स, यस। मॉडर्न मॉडर्न नहीं है, मतलब मॉडर्न का छोटा सा पार्ट ही है ये। ऑफिशियल मर्चेंट थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हाँ, मॉडर्न ऐसे अपने मॉडर्न करेंगे नहीं, पर मॉडर्न का छोटा सा पार्ट है यार ये, जो सातवीं में दिया हुआ है। मॉडर्न अपने वैसे ही करेंगे जितने काम किए। काफी कुछ पढ़ा है, 3 पेज और पढ़े हैं अभी तक, इसी क्लास में इसको तो पूरा करना होगा। ठीक है, उसके बाद में लिखिए ये बिद्री। आप जानते हो बिद्री क्या होता है? मेटल वर्क होता है ये, बिदर एरिया का है। ठीक है, कॉपर और सिल्वर का वर्क होता है, क्राफ्ट वर्क है बिद्री, BIDRI, बिद्री। वैसे ही जरी क्या होता है, तू बता भाई सौरभ, जरी नाम तो सुना ही होगा। वही होती है, गोल्ड लेस्ड वर्क होता है कपड़ों पर, गोल्ड लेस बॉर्डर्स, जरी। हुंडी क्या होती है? HUNDI। हुंडी हवाला में काम आती थी, और मतलब ये एक तरीके का हवाला सिस्टम ही है। UPSC में आ चुका है। ठीक है, तो इधर तुम पैसे दो, उधर की तरफ तुम्हें दूसरी तरफ से मिल जाएंगे, और ये सिस्टम था, मतलब फर्स्ट वाइल बैंकर्स एक तरीके के, बट वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक किंगडम्स हैं जिनका मैप दिया हुआ है आपके NCERT में, तो उनका तो बनाना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले हैं किंगडम्स, जो मतलब आपको लोकेट करने आ सकते हैं, छोटे छोटे हैं। बलूचीज तो इधर थे, बलूचिस्तान वाले, यहाँ पे गक्कड्स। सारे याद नहीं रखने जो आपके NCERT की मैथ में, बट जितने यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो याद रहने चाहिए।
ठीक है, LANGAHS लंगाज, ठीक है। यहाँ पे थी भील, कोलीज किंगडम्स छोटी छोटी, इधर भी कोलीज लिख लो गुजरात की साइड में, और यहाँ लिख लो मारावाड्स। ये मारवाड़ समझ गए तुम जब राजस्थान कर दोगे, इसलिए इसके यहाँ लिखा रहा हूँ। वेत्राज, ये बिहार झारखंड साइड लिखो चेरोज, CHEROS चेरोज। ओराउंस, सेंट्रल इंडिया में गोंड्स, हिमालयन साइड में गद्दीज, असम साइड में कोच, बस ये किंगडम्स हैं, इनको लिख लो। तेलंगाना की एक और ट्राइब्स है इस इलाके में, कोयास। इनको बार बार देखते रहना, बस ये मैप पे बनाओगे तो ही याद रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। मतलब आप वर्ड एसोसिएशन हो जाना चाहिए किस तरफ की किंगडम है, ताकि बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, अदरवाइज समस्या आ जाएगी। ये गक्कर जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब साइड में है ना गक्कर्स। अब गोंड के बारे में आपके इस बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि इनकी किंगडम को कहते थे ग्रह कतंगा। अब गोंड के बारे में लिख लीजिए, गोंड्स, ग्रह कतंगा। अकबर के टाइम में काफी फेमस किंगडम थी ये गोंड्स किंगडम, ड्यूरिंग अकबर, ग्रह कतंगा, ठीक है। हर एक किंगडम 84 विलेज होते थे इसमें। ईच ग्रह वाज डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस कॉल्ड, फिर ये आगे 84 विलेजेस, आगे 12 गांव और होते थे इनके छोटे छोटे, उसको कहते थे बरहोत। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि बरहोत का रिलेशन किस किंगडम से है, तो या तो ग्रह कतंगा आंसर होगा या फिर गोंड किंगडम आंसर होगा। ठीक है, तो ग्रह एक तरीके का क्लैन हो गया, तो हर एक क्लैन का अपना एक राजा होता था, और एक राजा इसका है गोंड का, वो है अमरदास, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, अमनदास, AMAN, अमनदास। इसने एज्यूम किया था टाइटल संग्राम शाह का। तो अपने तीन ही चीजें करते आ रहे हैं हिस्ट्री में, एक तो वर्ड एसोसिएशन, क्रोनोलॉजी, और दूसरा किसके साथ कंटेम्पररी था, तो अकबर के साथ कंटेम्पररी था, तो आप इससे क्रोनोलॉजी भी बता सकते हैं, ईयर बता सकते हैं। वर्ड एसोसिएशन अमनदास, डायरेक्टली पूछ लें कि संग्राम शाह इनमें से किसको कहा जाता है, गोंड किंगडम, ग्रह कतंगा, बरहोत, ये वर्ड एसोसिएशन थे जो कर, ठीक है। भैया ये थोड़ा कम समझ में आया, जैसे जैसे 84 विलेजेस, फिर 12 विलेजेस। 84 बड़े विलेजेस थे, जिया मान ले कोई पदमपुर है, जिया बहुत मोटा विलेज है, अंदर छोटो सो गांव है सारना और चकदियां, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो तो ऑफ कोर्स सेंट्रल इंडिया वाले सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते ही थे, तो उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। फिर बंजारा वर्ड दिया हुआ है, बंजारा वर्ड ब्रीडर्स, और कारवा ऑफ बंजारा, कारवा ऑफ बंजारा इज कॉल्ड
क्या हुआ? ठंडा। ठीक है, अहोम किंगडम तो तुम्हें पता ही असम की थी, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है, अहोम असम की किंगडम थी। यहाँ पे एक वर्ड एसोसिएशन है, भुयान्स, दे वर लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, आसपास की किंगडम होती थी जिनको अहोम किंगडम ने एनेक्स किया था, वो किंगडम्स थी चुतियाज, नाम ये सही है, क्या करें, कोच हो, हाजो, कोच तो मैंने लिखा ही दिया आपको। ये आसपास की किंगडम थी जिसको अहोम ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे बिगाड़ चलती थी इस किंगडम में। some people were forced to work for this kingdoms. They were called paikas. Paikas या pikes, ये नहीं है, pikes। ठीक है, forced to work for state। ठीक है, ये सारा 15वीं शताब्दी के लगभग अकबर के टाइम का ही है, जितना भी आज करवा रहा हूँ ना, ये मिडिवल है और अकबर की बातें चल रही हैं। ठीक है, और इसी अहोम किंगडम को छोटे छोटे क्लैन में डिवाइड किया हुआ था, छोटे छोटे क्लैन में, जिनको कहते थे खेल्स, KHELS, खेल्स। इससे काम बन जाएगा एक तरह से। इसके बारे में अहोम किंगडम और लिखा हुआ है कि इट वाज ए वेरी सोफिस्टिकेटेड किंगडम। मतलब राजा अपनी प्रजा से कंसेंट लेने के बाद जमीन मत देता था उनसे। आसपास के राज्य तो हथिया दिए, पर सोसाइटी काफी सोफिस्टिकेटेड थी। पोएट्स और स्कॉलर्स को ये लैंड ग्रांट दिया करते थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, आइडेंटिफाई द किंगडम लिख देंगे, और ये जितने भी डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन है प्योरली एनसीईआरटी से उठ के आएंगे। ठीक है, लैंड कंसेंट से ली जाती थी लोगों के। ठीक है, उसके बाद में इनका जो हिस्टोरिकल वर्क्स था उसको कहते थे बुरंजीज। हिस्टोरिकल वर्क इज कॉल्ड बुरंजिस। ठीक है, मंगोल आपको पता ही है, पास्टोरल्स थे, पास्टोरल पीपल थे, हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद में कुछ आपके 7th-19th सेंचुरी, मतलब वो दिए हुए हैं, सेंट्स दिए हुए हैं, तो उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। 7th से 9th सेंचुरी के दौरान सीई साउथ में कुछ कंसेप्ट आए, दे वर कॉल्ड नैनार्स एंड कलवार्स। नैन से पता चल जाएगा ये शिवा है, त्रिनेत्र, ये विष्णु है। अनटचेबल्स अलाउड थे इसमें। ऑफ कोर्स जब कोई नई चीज आएगी उसमें कुछ तो नया होगा ना। अनटचेबिलिटी तो कंसेप्ट ही वेदा का है, मनुस्मृति का है। कुछ नया आ रहा है तो अनटचेबल उसमें अलाउड ही होंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक चीज याद रखनी है, दे बोथ वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म शार्पली क्रिटिकल था भगवतिज्म का, है ना, तभी तो लोगों के मन में आ पाया। अब जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश कर गया 600 सालों में, तो इनको भी इनका क्रिटिकल होना पड़ेगा खुद को आगे लाने के लिए। नो, सिंपल सी बात है, एस्टेब्लिश करोगे तो स्टेटस को हटा के तो करोगे।
ठीक है ना, मतलब लॉजिकली कर भी सकते हो इस चीज को, ध्यान में रखो ना कि अब पांड्यन किंगडम थी, सीतनवासन मंदिर बन रहे हैं, जैनों की खूब बन रही है, अजंता बन चुकी है, बुद्धिज्म खूब ज्यादा फ्लरिश कर चुका है इंडिया में, तो नैनार और अलवार कैसे वो आगे आएंगे? तो किसी एस्टेब्लिश चीज को क्रिटिसाइज करोगे? ठीक है, नैनार के अंदर आपको तीन नाम याद रखने हैं, अपार, संबदार, संबंधार और सुंदरार, और इनके कंपोजिशन कहे जाते हैं तेवाराम, कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स। तेवाराम में क्या पता ये बुक का नाम है, राइटर का नाम है, पर सॉन्ग से रिलेटेड है इनके नैनार के। हाँ, तिरु वक्कम मेरे को पता है, तू अपार, सुंदरार और सुंदर उसमें कह रहा है, मनिका विकास सार, वो तो उसमें दिव्य प्रबंधन मलबार की है वो तो। अच्छा, ये नहीं लिखी हुई मैंने। एक और नैनार है, ये कह रहे हैं अगर पोएम दे रखी है तो उसका वो बंदा भी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है मनिका वसागार, ये भी नैनार था, मनिका वसागार। और ये सॉन्ग्स के नाम है तेवाराम और तिरु वक्का, VACA कम, KAM, तिरु वक्का कम। फिर अलवार का लिखो, एक ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो अंदाल। बाकी जितने भी नाम है उसके पीछे अलवार आ रहा है, वर्ड में ही अलवार आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जितने भी इसके डिवोटीज हैं उनके वर्ड में ही नाम आ रहा है, जिनके सॉन्ग्स कंपाइल्ड किए गए हैं उसका नाम है दिव्या प्रबंधनम, ठीक है, दिव्या प्रबंधनम। मैंने हेगियोग्राफी तो पूछ ही लिया था आपसे, लाइफ ऑफ साइंस, है ना। ठीक है, फिर है शंकराचार्य। शंकराचार्य 8th सेंचुरी का है, केरला बोर्न है, और इसने दी थी अद्वैत। अद्वैत का मतलब है ब्रह्मा जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, वन अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज गॉड, दैट इज ब्रह्म। ब्रह्मा इज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। अगर उसके कोई एट्रीब्यूट दे देंगे तो मतलब उसका जैसा कोई और भी तो है, एट्रीब्यूट है तो कंपैरिजन से तो है, मतलब कि यू आर ब्यूटीफुल, देन देयर इज अ कंपैरिजन दैट व्हाट इज ब्यूटीफुल, so there are no attribute to that Brahma, so that it should not be compared to anyone, ठीक है, इसलिए उसको फॉर्मलेस ही कह दिया। अद्वैत है, ऐसा है जो किसी को पता ही नहीं है कि कैसा है, इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकता, समझ गया। वर्ल्ड अराउंड अस इज माया, इल्यूजन, ठीक है। निर्गुण भक्ति का था ये, निर्गुणा। फिर आता है 11th सेंचुरी, रामानुजा। ये इतने की वर्ड याद रखने हैं इसके, शंकराचार्य के। ब्रह्मा इज फॉर्मलेस, वो जो बोल दिए, वर्ल्ड अराउंड इज माया, दैट इज इल्यूजन, और निर्गुणा भक्ति से रिलेटेड है। रामानुजन ये मतलब मोस्टली सारे ही अलवार थे, बट ये तो निर्गुणा का था तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, ये अलवार था, रामानुज अलवार था, और ये सगुण भक्ति में विश्वास रखता था। मतलब सगुण का मतलब क्या, निर्गुण और सगुण जानते हो? निर्गुण है कि मतलब उसकी, हाँ फॉर्म, वो फॉर्मलेस ही कह रहा है खुद ही, ब्रह्मा को फॉर्मलेस कह रहा है ना अद्वैत शंकर, वो तो निर्गुण होगा, पर ये तो फॉर्म बताएगा कैसे, ये देगा विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। इसका मतलब क्या है कि एक ब्रह्मा है और उसके अंदर आपकी ये आत्मा है छोटी सी, एक बड़ा सा ब्रह्मा है, बड़ी सी आत्मा है, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, दिस इज ब्रह्मा एंड दिस इज योर आत्मा। मतलब आत्मा इस ब्रह्मा का पार्ट होकर भी डिस्टिंक्ट रहती है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड वननेस।
जिनका फिलोसफी ऑप्शनल है वो ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, बट मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, फिर 12th सेंचुरी का एक बंदा है वीराशिविज्म, बासवान है मतलब बंदे का नाम। तो फिलोसफी है वीराशिविज्म, 12th सेंचुरी। ये क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये मत भूल जाना। वीराशिविज्म बाय पासवान। सिंपल है, इक्वालिटी ऑफ ऑल, अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। ये भैया स्पेलिंग क्या बताइए इसकी बार? बासवाहन, BASAVANA, बासवान। ठीक भैया। ये खुद ब्राह्मण था, बट ये भी आपकी इसमें बुक में लिखा हुआ है। बट इसने जो फिलोसफी दी वीराशिविज्म, वो अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म थी। और अपनी सारी की सारी इसने जो टीचिंग्स थी वो किसमें लिखी? वचनास। His teachings are compiled under Vachanas. फिर 13वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक के संत हैं महाराष्ट्र के। नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। सिंपल था इनकी सबकी, एक सिंपल सी फिलॉसफी थी, गॉड resides in heart। रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया था। ठीक है, और ये सब कुछ हार्ड रिचुअल में विश्वास नहीं रखते थे। दे ऑल लिव्ड विद फैमिलीज। ऐसा कुछ नहीं था कि रिनंसिएशन करना है, प्लेजर्स का, बाहर जाना है, वंडरर बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। दे रिजाइडेड विद फैमिलीज। तुकाराम ने कंपाइल किया था। लिखे तो बहुत लोगों ने थे, सॉन्ग ऊपर वाले लोगों ने भी। उनका नाम है अभंग। ये डिवोशनल सॉन्ग्स जो थे उनका नाम है अभंग। ठीक है, और इनका मेन डेटी कौन सी थी? एनीबडी? विठल। ठीक है, विठल वरकारी सेक्ट के थे ये लोग। विठल को अपना भगवान मानते थे। ये आपकी 12वीं की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई भी 12वीं की ब्याज देखते ही उसमें आ जाएगा। इसमें सिर्फ ओवरव्यू है, साथ में देख लो फटाफट हो जाएगी। उसके बाद में है कुछ जो मतलब खुद को दुखी करके भगवान की भक्ति करते थे। देवर नाथ पंथीज, सिद्धाज, सिद्धा एंड योगी। रिनंसिएशन को एडवोकेट करते थे कि घर बार छोड़ना पड़ेगा। रिचुअल को नहीं मानते थे, सोशल ऑर्डर को नहीं मानते थे। ठीक है, मेडिटेशन पे विश्वास रखते थे। ऐसे लोग जो रिनंसिएशन की बात करते हैं वो हमेशा लो कास्ट में ही पॉपुलर होता है। मतलब जिनके पास खोने को ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो घर पे रहो चाहे बाहर रहो, बात बराबर है। भैया टाइम क्या बताया इनका? टाइम, इसका टाइमलाइन दी नहीं हुई, शायद 12वीं में दी हुई है, वहां तक चल जाएगा। होगी तो ये 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी के आसपास ही होगी। ठीक भैया। इसमें दी नहीं हुई, मैंने लिखी नहीं हुई, तो शायद दी भी नहीं होगी। 7वीं एनसीईआरटी में 12वीं में हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। फिर उसके बाद में आता है सूफी सिलसिला। सूफी जो थे ना, मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे। मिस्टिसिज्म क्या होता है?
जादू नहीं। या जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके मतलब। मिस्टिसिज्म मतलब खुद में ऐसा है ना कि ज्यादा खुद दुखी नहीं करना, बस उसको मस्त होके किसी भक्ति करना इस तरह से। मतलब रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सी थी ना, वो इनको इन्होंने पूरी तरह से, जो मुस्लिम की रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी ना, पूरी तरह से नकार दिया था। इन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति होगी सॉन्ग से, डांसिंग से। उनके नाम भी दिए थे इन्होंने, रकस। रकस मीन्स डांसिंग। समा, समा मीन्स सिंगिंग। जिक्र मतलब क्या, नहीं क्या जिक्र कर रहे हो, जिक्र उर्दू वर्ड है, अरेबिक उर्दू कुछ भी लिखा दो, दैट इज चैंटिंग ऑफ ए नेम। कवाली, गजल और ये सब इन्होंने शुरू किया था। आइडल वर्शिप तो ये भी रिजेक्ट करते थे तो देखो मुस्लिम ही ना, मुस्लिम आइडल वर्शिप नहीं करता है, मूर्ति पूजा नहीं करते ना, और उसको मोनोथिज्म को भी मानते थे कि एक ही गॉड है, बट मानने का तरीका अलग था, इसलिए सूफी हो गए। समझ गए? मैं तुम्हारे को जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो चीजें पढ़ाऊंगा, बेशारा और बाशारा और बाशारा, तब बता दूंगा कि कौन से सूफी कौन से थे। ये 3-4 टाइप के थे, नक्शबंदी थे, सुहरावर्दी थे, क्या कहते हैं, फिरदौसी थे, और कलंदर्स थे, मस्त कलंदर जिनको कहते हैं। ऐसे 4-5 नाम है, वो भी लिखा दूंगा, और उनके के जो फेमस प्रोपोनेंट हुए हैं वो भी बता देंगे। सुहरावर्दी मतलब वो लोग थे जो ऐसे